Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ स्वाति आपकी English educator and I'm sure that you all are doing great. Now in this video we are going to start with class 8 engaging English book and we are going to start with the 10th chapter. The name of the chapter is Elder Brother and it has been written by Munshi Premchand. आप लोगों के सिबलिंग्स होंगे, जैसे मेरा तो आई एम द एल्डर सिस्टर, लेकिन जो ये एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर होते हैं, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हम लोग थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं. इज़ इट राइट? जो एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर होते हैं वो यूजुअली आप पे बहुत ज़्यादा हुक्म चलाते हैं, ये कर दो वो लेके आओ. लेकिन देयर इज़ अनदर थिंग कि जब भी डांट पड़ती है तो हमेशा छोटे बच्चे जो होते हैं, जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, वो बच जाते हैं. और जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको ही लगता है तुम बड़े हो, तुम्हें संभालना चाहिए. उस खुन्नस में आके हम जो है उन पे और ज़्यादा रौब जमाते हैं. नाउ दिस हैपेंस, येस और नो? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. येस. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक जो बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है, उसके साथ स्ट्रिक्ट होता है. क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो सही रास्ते पे चले, वो अच्छे से पढ़ाई करे, वो जो है वो गलती से भटक ना जाए. नाउ दिस हैपेंस. लेकिन क्या होता है, कभी कभी इस स्ट्रिक्टनेस में जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो एल्डर ब्रदर हैं, हमारी जो एल्डर सिस्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको पूरे टाइम हम पे अपनी हुकूमत चलाते हैं. एंड दे डू नॉट वांट अस टू प्ले, दे डू नॉट वांट अस टू हैव फन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाउ फार इज इट ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज दे आर लाइक आवर पेरेंट्स. जो सिबलिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर लाइक दैट इज द ग्रेटेस्ट बॉन्ड दैट वी हैव, जो हमारी लाइफ में बहुत टाइम तक हमारे साथ रहता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय लर्निंग समथिंग अबाउट मुंशी प्रेमचंद एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी. धनपत राय श्रीवास्तव, आप में से बहुत सारे लोगों को मुंशी प्रेमचंद का नाम पता होगा. हिंदी की बुक्स में डेफिनेटली कोई ना कोई उनकी पोम स्टोरी होती ही है, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव. ही वॉज विद अस फ्रॉम 1880 to 1936. Better known as Munshi Premchand, wrote nearly 250 short stories in Hindi. इन्होंने हिंदी में 250 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी. His works dealt with social issues including education, the dowry system, widow remarriage and the exploitation of the poor. अब इनकी जितनी भी स्टोरीज होती थी, इसका बेसिक मुद्दा होता था सोशल इश्यूज, मतलब जो सामाजिक इश्यूज होते थे, जैसे कि एजुकेशन या फिर डाउरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, विडो रीमैरिज मतलब जो होता है, जो विडोज़ होती हैं उनकी जो वापस शादी कराने के लिए, पहले जो हमारे धर्मों में ये बिल्कुल इसके खिलाफ थे. बहुत छोटे में शादी कर देते थे, और अगर बाय फॉर एनी रीज़न अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो द फीमेल हैड टू लिव अ वेरी मिजरेबल लाइफ एंड उनकी जो वापस शादी नहीं हो सकती थी. बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड मोर और लेस. एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, मतलब जो गरीब लोगों को जिस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता था, आज भी किया जाता है. नो मैटर हम कितने भी एडवांस हो गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आज भी हैं. लेकिन ऑफ कोर्स धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं. तो इन सोशल इश्यूज़ को लेके मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी, ताकि वो एक सोशल अवेयरनेस जो है पैदा कर सकें. हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स आर रंगमंच, निर्मला एंड गोदान, और ये तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल्स हैं. समथिंग दैट विल गिव यू अ प्रोस्पेक्ट, मतलब आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को, आपका नज़रिया बदल जाएगा. हम ना एक बहुत छोटे नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब हम इस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं हमारा नज़रिया बहुत वाइडन अप हो जाता है. इसीलिए इफ़ यू वांट टू रीड, वैसे थोड़ी हैवी बुक्स हैं, बट इफ़ यू वुड वांट टू रीड यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ चैप्टर. डू यू हैव एन ओल्डर सिबलिंग who always tells you what to do? क्या आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है जो आपको हमेशा बताता है ये करो, ये मत करो, कहाँ जा रहे हो, वापस कब आओगे? Read the story about two brothers who live away from home to attend school. Read on to find out how their relationship changes over time. तो अब हम यहाँ दो भाइयों की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक दे लिव इन अ हॉस्टल.
घर से दूर रह के वो पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रह रहे हैं, किस तरीके से उनका जो रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है, किस तरीके से विथ टाइम, ड्यू पैसेज ऑफ टाइम, किस तरीके से वो चेंज हो रहा है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टोरी. लेट्स बिगिन. My big brother was 5 years older than me, but only 3 grades ahead. So मेरे जो बड़े भाई थे वो मुझसे 5 साल बड़े, तो ऐसे में उनको मुझसे 5 ग्रेड्स आगे होना चाहिए, लेकिन वो मुझसे सिर्फ 3 ग्रेड्स आगे हैं. क्यों? मे बी ही फ्लंक्ड, मतलब हो सकता है जो उनके बड़े भाई हैं, हो सकता है वो फेल हो गए हों, या फॉर सम रीज़न उन्हें क्लासेस रिपीट करनी हो. He had begun his studies at the same age as I had. Now यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जो स्टडीज़ हैं वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, दोनों की सेम एज पे स्टार्ट हुई थी. बट ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ मूविंग हेस्टिली इन एन इम्पॉर्टेंट मैटर लाइक एजुकेशन. लेकिन मेरे हिसाब से उनको ऐसा लगता है एजुकेशन कितनी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. इन अ वे जो नरेटर हैं, वो जो यंगर ब्रदर हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि शायद एजुकेशन में एकेडमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उसको उन्होंने बहुत पॉलिश्ड वे में कहा है कि नहीं, वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं मचाना चाहते थे. He took 2 years work. Sometimes he even took 3. Basically, in this line he wants to say that sometimes he had to repeat a class twice and sometimes even thrice. मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, भले वो बहुत मेहनत करते थे, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे. कुछ क्लासेस उन्हें 2 बार रिपीट करनी थी और कभी कभी कुछ क्लास उन्हें 3 बार रिपीट करनी पड़ती थी. I was 9, he was 14. अब यहाँ हमें एज बताई गई है कि ये जो हैं, जो यंगर ब्रदर थे वो 9 ईयर्स के थे और उनके जो बड़े भाई थे वो 14 ईयर्स के थे. He had full right by seniority to supervise me and I was expected to accept every order of his. अब अगर सीनियरिटी को देखें, अब वो 5 साल बड़े हैं तो मुझे उनके हर ऑर्डर को मानना था और वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानूं. He was very studious by nature. He was always sitting with a book open. वो बहुत पढ़ाकू किस्म के थे, हमेशा उनके हाथ में एक बुक हुआ करती थी. And perhaps to rest his brain, he would sometimes draw pictures of birds, dogs and cats in the margins of his notebook. और कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा जो है स्पेयर टाइम या रेस्ट देने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड प्ले या म्यूज़िक सुनने की जगह वो क्या किया करते थे, वो बर्ड्स की, डॉग्स की या फिर कैट्स की पिक्चर्स जो है वो बनाया करते थे अपने नोटबुक में. Sometimes he would write a name, a word or a sentence 10 or 20 times. Now इससे हमें पता चलता है कि जो उनके बड़े भाई थे वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे. शायद वो मेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे. जैसे कुछ लोग होते हैं, ग्रास्पिंग पावर होता है, कुछ लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है, कुछ लोगों को लिख लिख के याद करना पड़ता है, कुछ लोगों को मैम जब बोलती है उतने में ही याद हो जाता है. सो यहाँ डिफरेंस ये है कि सबका ग्रास्पिंग पावर जो है, याद करने की क्षमता अलग अलग होती है. सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कभी कभी वो एक ही चीज़ को 2-2, 3-3 बार या 10-10, 20-20 बार लिखा करते थे. He would copy a stanza several times in beautiful letters or create new words that made no sense. अब क्या करते थे, चीज़ों को याद करने के लिए वो एक ही चीज़ को, पैराग्राफ को लिख लिख के याद करने की कोशिश किया करते थे. एंड समटाइम्स ही यूज टू राइट न्यू वर्ड्स, क्रिएट न्यू वर्ड्स. आप भी किया करते होंगे, जैसे कि अगर मान लो आपको कुछ आंसर याद करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स बना लेते हैं. जैसे कि अगर हम लोगों को बोलना है कि ओके सतलज नदी कौन कौन सी सिटी से बहते हुए जाती है, तो हम क्या करते हैं, सारी सिटी के फर्स्ट लेटर लेके उसका एक नया वर्ड क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे, कुछ फनी सा जो कि बहुत ईजीली याद हो सके. सो ही वुड डू दैट. वो कुछ नए वर्ड्स क्रिएट करते थे ताकि उन्हें चीज़ें याद रहें. I didn't really like studying. To pick up a book and sit with it for an hour was too much of an effort. As soon as I got a chance, I would leave the hostel and go to the playground and play marbles or fly kites or just meet a friend. Now, मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी और एक बुक लेके 1-1 घंटे तक बैठ के उसको पढ़ना, भाई ये तो बहुत ज़्यादा था.
एज सून एज आई गॉट अ चांस, जैसे ही मुझे मौका मिलता था मैं हॉस्टल छोड़ के सीधा प्लेग्राउंड चले जाता था। वहाँ जाके या तो मैं मार्बल्स के साथ खेलता था, या तो पतंग उड़ाता था, या सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने चले जाता था। What could be more fun? But as soon as I came back into the room and saw my brother's scowling face, I would be terrified. मेरे को बड़ा मज़ा आता था जब मैं बाहर खेलता था। लेकिन जैसे ही मैं हॉस्टल में अपने रूम में वापस आता था, मेरे भैया जो है स्काउलिंग फेस, स्काउलिंग मतलब इस चीज़ को जब आप ऐसे कर लेते हो ना, इसको बोलते हैं स्काउल। सो स्काउलिंग फेस के साथ मेरा वेट कर रहे होते थे और मैं बहुत बुरी तरीके से डर जाता था। His first question would be, "Where were you?" Always the same question, which he asked in the same tone, and I could only answer with silence. हमेशा पहला क्वेश्चन का था, कहाँ थे तुम? और एक ही टोन में पूछते थे, और मैं हर बार उतने ही तरीके से डर जाता था और मैं कोई जवाब नहीं देता था, बस चुप रहता था। I don't know why I could not say that I had just been playing outside. मुझे नहीं पता मैं ये क्यों नहीं बता पाता था उनको कि अरे मैं तो बस बाहर खेलने गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता था। My silence was an acknowledgement of guilt, and my brother would always say angrily, "If you study English this way, you will be studying your whole life and you won't get a word right. Studying English is no laughing matter." अब जैसे ही मैं चुप हो जाता था, उससे उनको क्या लगता था कि ये तो मतलब एक तरीके से मैं एक्नॉलेज कर रहा था, मैं इस चीज़ को जो है मतलब कंफर्म कर रहा था कि हाँ मैंने एक गलती करी है, मैं गिल्टी हूँ। और मेरा जो भाई था वो मुझे बहुत गुस्से में कहता था कि तुम अगर इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी शब्द याद नहीं होगा। इंग्लिश पढ़ना कोई मजाक की बात नहीं, इट्स नो लाफिंग मैटर। You have to wear out your eyes morning and night and use every ounce of energy. And even then, you will just have a smattering of it. अब उसके जो बड़े भैया हैं, हो सकता है उनकी इंग्लिश जो है वीक थी, तो क्या हुआ, उनके लिए बहुत मुश्किल था इंग्लिश समझना, उसको याद रखना। तो उनको लगा उनका जो छोटा भाई है आने वाले टाइम में उसे भी मुश्किल होगी। तो वो क्या कहा करते थे कि भाई इंग्लिश पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, सुबह से लेके रात तक तुमको अपनी आंखें गड़ानी पड़ती है, अपने अंदर की एक एक एनर्जी, एक एक आउंस मतलब जितनी भी एनर्जी तुम्हारे अंदर है वो पूरी यूज़ करनी पड़ती है, और उसके बाद भी कभी कभी तुम्हें वो पूरा समझ नहीं आता। यू हैव अ स्मैटरिंग ऑफ इट, मतलब इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हें वो पूरा समझ में नहीं आता। कांट यू लर्न फ्रॉम लुकिंग एट मी, तुम मुझे देख के क्यों नहीं सीखते? यू हैव सीन मी विथ योर ओन आईज हाउ हार्ड आई वर्क, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। नो मैटर हाउ मेनी शोज एंड फेयर्स देयर आर, हैव यू एवर सीन मी अटेंड देम, कितने भी मेले लगे हों, कितने भी शो हो रहे हों, क्या तुमने कभी भी मुझे देखा है कि मैं गया हूँ अटेंड करने? एवरी डे देर आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस बट आई डोंट गो नियर देम, हर दिन क्रिकेट मैच होते हैं, हॉकी मैच होते हैं, मुझे भी पसंद है खेलना, लेकिन क्या मैं कभी देखने गया? मैं उनके पास भी नहीं जाता। Despite studying all the time, it takes me 2 years or even 3 to get through one grade. मैं पूरे टाइम पढ़ता हूँ, उसके बाद भी एक क्लास को पास करने के लिए कभी कभी मुझे 2 या 3 साल लग जाते हैं। How do you expect to pass when you waste your time like this? तुम कैसे पास होगे अगर तुम इसी तरीके से अपना टाइम बर्बाद करोगे? Why waste our father's hard earned money? तुम क्यों चाहते हो कि हमारे जो फादर हैं जो इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तुम चाहते हो कि उसका पूरा पैसा वेस्ट हो जाए? आफ्टर सच अ ड्रेसिंग डाउन आई वुड स्टार्ट क्राइंग। और इतनी गंदी डांट पड़ने के बाद, ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है स्कोल्डिंग, तो इतनी गंदी डांट पड़ने के बाद मैं जो था मैं रोने लग जाता था। माई ब्रदर वॉज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस, मेरे भाई को एडवाइस देने में महारत हासिल थी, मतलब ही वॉज एन एक्सपर्ट इन दैट। He would say such cruel words, overwhelm me with such good advice that my spirits would sink, my courage disappear. अब वो यहाँ कह रहे हैं कि वो इतने क्रूअल वर्ड्स कहते थे, जैसे कि तुम अपने पापा की मनी वेस्ट कर रहे हो, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो इतने क्रूअल वर्ड्स मुझसे कहते थे दैट वुड ओवरवेम मी विद सच गुड एडवाइस। ओवरवेम का मतलब होता है हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, मतलब ये सुन के मेरा जो दिल था ऐसा करता था कि बस सब कुछ छोड़ो, अभी पढ़ना स्टार्ट करो, क्लास में फर्स्ट आ जाओ।
सो ही वुड ओवरवेलम मी विद सच गुड एडवाइस दैट माई स्पिरिट्स वुड सिंक। लेकिन वो ऐसे बोलते थे कि तुम में ये नहीं है, तुम ऐसा नहीं करते, तुम ये वेस्ट कर रहे हो, तुम ये बर्बाद कर रहे हो। तो मेरी जो पूरी स्पिरिट्स हुआ करती थी, मेरा जो करेज होता था, सब खत्म हो जाता था, सब डिसअपेयर हो जाता था। I would think, why don't I run away from school and go back home? Why would I spoil my life fiddling with work that's beyond my capacity? मैं सोचता था कि मैं स्कूल छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता, जब मेरे बस की नहीं है पढ़ाई करना, मुझे तो पसंद नहीं है, उसके ऊपर से वो इतनी पढ़ाई करने को बोल रहे हैं, तो मुझे तो सब छोड़ छाड़ के वापस मुझे घर चले जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये सब मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड है। But after an hour or two, I would get over my despair and resolve to study with all my might. लेकिन 1-2 घंटे जब बीत जाते थे तो मेरे अंदर मैं ठानता था कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। और मैं वापस जो है अपने पूरे दुख को, डिस्पेयर मतलब सौरो दुख जितना भी होता था, उन सबको साइड में रखता था और पूरी जितनी मेरे अंदर ताकत थी, माइट मतलब जितनी मेरे अंदर ताकत थी, उससे पढ़ने बैठता था। I would draw up a schedule on the spot. उसी वक्त मैं बैठ के एक टाइम टेबल बनाता था। In my timetable, the time for play was entirely absent. और जो मैं टाइम टेबल बनाता था उसमें खेलने का कोई टाइम ही नहीं होता था। Now, how many of us have done that before? कि जिस दिन लगे यार एग्जाम्स आने वाले हैं, टेंशन हुई और बनाया बैठ के एक मस्त वाला टाइम टेबल जिसमें कम से कम 1 घंटा बर्बाद किया। लेकिन वो टाइम टेबल एक दिन भी नहीं फॉलो हो पाता था, मतलब आधे दिन फॉलो होता था, अचानक से कुछ हो जाता था, अचानक से नींद आ जाती थी, किसी दिन तबीयत खराब हो जाती थी, किसी दिन होमवर्क ज़्यादा मिल जाता था। तो इन्होंने भी एक टाइम टेबल बनाया जिसमें प्ले टाइम 0 था। गेट अप एट द क्रैक ऑफ डॉन मतलब सुबह होते ही उठ जाओ। वॉश माई हैंड्स एंड फेस एट 6 o'clock एग्जैक्टली, हाथ पैर मुंह धो के तैयार। ईट अ स्नैक्स, सिट डाउन एंड स्टडी। 6 o'clock मतलब आप पूरे तैयार हो, आपको कुछ स्नैक वगैरह खाओ और पढ़ने बैठ जाओ। फ्रॉम 6 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 अरिथमेटिक, 9 to 9:30 हिस्ट्री, देन मील टाइम, उसके बाद लंच एंड आफ्टरवर्ड्स ऑफ टू स्कूल। तो भाई सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक आप 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो, फिर आप अपना मील टाइम मतलब खाना खाओगे और स्कूल के लिए निकल जाओगे। A half hour's rest at 3:30 when I got back from school. So 3 o'clock 3:30 मतलब जो है वो स्कूल से वापस आएंगे, आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। Geography from 4 to 5, grammar from 5 to 6, then a half hour's walk in front of the hostel, 6:30 to 7 English composition, then dinner. ठीक है, तो यहाँ उन्होंने पूरा बता दिया, 4 से 5 ज्योग्राफी है, फिर ग्रामर पढ़ना है, फिर इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना है, बीच में आधे घंटे का वॉक, देन डिनर, ट्रांसलेशन फ्रॉम 8 to 9। अब ये जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो 8 to 9 o'clock, हिंदी फ्रॉम 9 to 10 एंड फ्रॉम 10 to 11 मिसलेनियस, मतलब अगर कोई चीज़ मान लो छूट गई हो, किसी का होमवर्क है, तो 10 to 11 वो मिसलेनियस काम, देन टू बेड। हुफ, व्हाट अ टाइम टेबल, राइट। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक सिर्फ 2 हाफ एन आवर का ब्रेक, उसके बाद लंच है, नो स्लीपिंग टाइम, नो प्ले टाइम। इतना मुश्किल टाइम टेबल बनाया, फॉलो कर पाएगा? बट इट्स वन थिंग टू ड्रॉ अप अ स्केड्यूल, अनदर टू फॉलो इट। लेकिन एक स्केड्यूल बनाना एक बात होती है, उसको फॉलो करना बिल्कुल अलग बात होती है। It began to be neglected from the very first day. तो जब तक जोश था पूरा टाइम टेबल बना लिया, लेकिन पहले ही दिन से टाइम टेबल फॉलो करने में पूरा जो है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाया। The inviting green expanse of the playground. The inviting green expanse of the playground मतलब जो प्लेग्राउंड का जो हरा भरा पूरा मैदान होता है। एक्सपांस का मतलब है अ वाइड एंड ओपन एरिया। तो ये जो ओपन वाइड एरिया था ग्रीन कलर का, वो मुझे इनवाइट कर रहा था। द बामी विंड्स, नाउ बामी का मतलब क्या है? प्लेजेंटली वार्म। जब आप जा रहे हो, हवा चल रही है, तो वो जो विंड थी। द कमोशन ऑन द फुटबॉल फील्ड में सब खेल रहे हैं और वहाँ आवाज़ें आ रही हैं। The exciting stratagems of prisoners base. The exciting stratagems का मतलब है plans to defeat an opponent. तो जो strategies बनाते हो कि नहीं एक काम करते हैं, यहाँ से जाते हैं, नहीं वहाँ से जाते हैं, तो ये सारी आवाज़ें उससे आती थी। The speed and flurries of volleyball. तो जब कुछ लोग वॉलीबॉल खेलते थे, ये सारी चीज़ें बहुत ही मिस्टीरियसली और इररेजिस्टिबली मुझे अपनी तरफ इनवाइट करते थे। बेसिकली उसका मन करता था कि वो खेलने चले जाए।
As soon as I was there, I forgot everything. और जैसे ही मेरा मन करता था अरे यार छोड़ो और मैं खेलने जाता था, मैं सब भूल जाता था. द लाइफ डिस्ट्रॉइंग स्केड्यूल. अब उन्होंने जो स्केड्यूल बनाया उसको वो बोल रहे हैं कि ये तो पूरी मतलब जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने जैसा जो स्केड्यूल था. द बॉय दैट स्ट्रेन्ड योर आईज, आई कुडंट रिमेंबर देम एट ऑल. तो वो जब द बुक, सॉरी, वो जो बुक थी जो आपको इतना, आपकी आंखों को इतना इतना आपकी आंखों पे अत्याचार करती थी, ये सब मैं भूल जाता था वहाँ जाके. एंड देन माई ब्रदर वुड स्टार्ट ऑन मी अगेन. मैं तो खेलने चले जाता था, फिर वापस आता था, फिर भैया मेरे को गुस्सा करते थे, फिर पूरी चीज़ कंटिन्यू होती थी. आई वुड स्टे वेल आउट ऑफ हिज वे. मैं उनसे दूर ही रहता था. ट्राई टू कीप आउट ऑफ हिज साइट. ऐसा कोशिश करता था कि वो मुझे देख ही ना पाए. कम इन टू द रूम ऑन टिपटो सो ही वुडंट नो. एकदम धीबे दबे पाँव जो था मैं रूम में आता था ताकि उन्हें पता ही न चले मैं एंटर कब कर रहा था. बट इफ़ ही स्पॉटेड मी इट वुड बी माई डेथ. लेकिन अगर वो मुझे देख लेते थे तो बस मेरा जो है उसी दिन आखिरी दिन हो जाता था. The yearly exams came round. My brother failed. I passed and I was first in my class. तो अब ईयरली एग्जाम्स आए और मेरे भैया जो थे फेल हो गए और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया. देयर वॉज ओनली 2 years डिफरेंस लेफ्ट बिटवीन हिम एंड मी. अब हमारी जो क्लासेस के डिफरेंस में सिर्फ 2 साल का गैप बचा था. नाउ आई कुड बी अ लिटिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई ईगो वॉज इन्फ्लेटेड. अब ना मैं बड़ा अपने आप को सोच रहा था, देखो मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की, उसके बाद भी मैं क्लास में फर्स्ट आ गया और मेरी जो ईगो थी इन्फ्लेट हो गई, मतलब बढ़ गई. माई ब्रदर स्वे ओवर मी वॉज ओवर. अब मेरे भाई का स्वे का मतलब क्या होता है, कंट्रोल या इन्फ्लुएंस जो था वो खत्म हो चुका था. एज आई बिगेन टू टेक पार्ट फ्रीली इन द गेम्स माई स्पिरिट्स वॉज रनिंग हाई. अब क्या हुआ, मेरे जो भाई जो है, मेरा भाई अब मुझे कुछ बोल ही नहीं सकता था, वो फेल हो गया और मैं क्लास में फर्स्ट आया था. मैं अब बिंदास गेम्स खेलता था और मेरे स्पिरिट्स काफ़ी हाई थे. One day, when I had spent the whole morning playing गिल्ली डंडा and came back exactly at meal time. एक दिन क्या किया, मैंने सुबह से लेके खाना खाने के टाइम तक सिर्फ गिल्ली डंडा खेला और जब मैं वापस आया, he said, with all the air of pulling out a sword to rush at me. Now this, what is the meaning of with all the air of? मतलब ऐसा लगता किसी ने full speed में तलवार निकाली और मेरे सामने रख दी. How dare you go and play? I see you have passed this year and you are first in your class and you think you have conquered the world. हाँ, मुझे पता है कि तुम जो हो पास हो गए हो, तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो, लेकिन क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुमने पूरी दुनिया जीत ली है? But even great men live to regret their pride. And who are you compared to them? अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेकिन बड़े से बड़े लोग, महान से महान लोग, जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता था, बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाता था, तो वो ख़त्म हो जाते थे, उनका मतलब वो फिनिश हो जाते थे. तो तुम क्या हो उनके सामने? यू मस्ट हैव रेड अबाउट रावण. तुमने रावण के बारे में पढ़ा होगा. ही वॉज मास्टर ऑफ द, वो पूरी दुनिया के मास्टर थे. All the kings of the earth paid taxes to him. जितने भी दुनिया में जितने राजा थे, मतलब he was the king of kings, तो सारे लोग उनको टैक्स पे करते थे. The gods were his servants. भगवान भी उनके सर्वेंट थे. But what happened to him in the end? लेकिन लास्ट में हुआ क्या? Pride completely finished him, destroying even his name. मतलब उनका ये जो अहंकार था उसने उन्हें पूरा ख़त्म कर दिया, इवन उनका नाम भी मिटा दिया. You have just been promoted 1 grade and your head has turned by it. तुम एक ही ग्रेड से प्रमोट हुए हो, तुम्हारे तो पूरे जो है ताव बदल चुके हैं, मतलब तुम में इतना अहंकार आ गया है. Just passing an exam is not enough. The real thing is to develop your mind. सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करना कुछ नहीं होता. मेन चीज़ होती है कि आपका जो माइंड है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा. वेट टिल यू रीच माई क्लास. तुम ना वेट करो, अभी तुम मुझसे अभी भी 2 क्लास पीछे हो, जब तुम मेरी क्लास में पहुंच जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा. एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री विल ड्राइव यू मैड. मतलब एल्जेब्रा और ज्योमेट्री तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा. एंड गॉड हेल्प यू विद ब्रिटिश हिस्ट्री. और ब्रिटिश हिस्ट्री से तो भगवान ही बचाए. Those poor fellows didn't have names enough to go around. ऐसा लगता था वो बेचारे गरीब लोग, उनके पास नाम ही नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे? There are scores of Charles. तो वहाँ पे Charles 1, Charles 2, Charles 3, भाई अलग अलग नाम लिख दो तो कम से कम हमें याद भी रहेगा.
After every name they have to put second and third and fourth and fifth. चार्ल्स 1, चार्ल्स 2, चार्ल्स 3. अब यहाँ पे 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं वो जो चार्ल्स जो किंग थे. तो यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ सो कंफ्यूजिंग टू रिमेंबर द नेम्स. If anybody had asked me, I could have reeled off thousands of names. अगर कोई मुझसे पूछता ना, अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं उनको 100,000 नाम बता देता, लेकिन नहीं, उन लोगों के पास तो नाम की कमी थी, बेचारे बड़े गरीब थे नाम के मामले में. सिर्फ चार्ल्स 1, फिर उसके बेटे को चार्ल्स 2, उसके बेटे को चार्ल्स 3, ऐसा होता है क्या? एंड एज फॉर ज्योमेट्री, और अगर ज्योमेट्री की बात करें, इफ एनीबडी हैड आस्क्ड मी, So यहाँ पे and as for geometry, if you write ACB instead of ABC, now we know this, like if you are talking about a triangle or an angle, तो अगर ACB है उसकी जगह मैंने ABC लिख दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है and you will get no marks for it. They will say write an essay on punctuality no less than 4 pages long. अब वो बोलेंगे पंक्चुअलिटी पे ऐसे लिखो और 4 पन्नों से कम का नहीं होना चाहिए. Who doesn't know that punctuality is a very good thing? अब किसको नहीं पता कि पंक्चुअलिटी एक अच्छी बात है. A man's life is organized according to it. एक आदमी की जिंदगी जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है अगर वो पंक्चुअल होता है. Others love him for it and his business prospers from it. दूसरे लोग उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और उसका जो बिजनेस है, चाहे वो पढ़ाई हो या बिजनेस हो, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है. अब डू आई नीड 4 पेजेस फॉर वॉट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस. अब मुझसे कहते हैं कि भाई इसके बारे में 4 पन्नों का ऐसे लिखो. अब जो चीज़ मैं एक लाइन में बता सकता हूँ, क्या ज़रूरत है उसे 4 पन्नों में बोलने की. इट्स नॉट इकोनोमाइजिंग टाइम, मतलब ये कोई टाइम सेविंग तो है नहीं. इट्स वेस्टिंग इट. क्यों लिखूँ मैं 4 पन्नों का, नहीं लिखना मुझे. ऐसी क्या खास बात है 4 पन्नों के पेज में ऐसे लिखने का. We want a man to say what he has to say quickly and then to move on. आज की दुनिया में टाइम कहाँ है किसी के पास, लेकिन नहीं, वो हमसे लिखवाएंगे 4 पन्नों का ऐसे. अब भैया हमें एक ऐसा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए कि बस टू द पॉइंट की बात हो, बोलो और आगे बढ़ो. When you get into my class, you will find out what is what. जब तुम मेरी क्लास में आओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा क्या क्या है. Just because you got a first division this time, you are all puffed up. तुम्हारी बस एक बार जो है फर्स्ट डिविजन आ गई तो तुम बड़े ही जो है सीना चौड़ा करके घूम रहे हो. I failed but I'm still older than you and I have more experience of the world. मैं फेल हो गया हूँ लेकिन फिर भी मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे दुनिया की ज़्यादा समझ है. Take my advice or you will be sorry. तुम मेरी एडवाइस लो, अदरवाइज तुम पछताओगे. It was almost time for school और I don't know when the sermons would have ended. तो अच्छा हुआ स्कूल का टाइम हो गया, वरना मुझे नहीं पता कि ये जो सर्मन्स मेरे ऊपर चल रहे थे, सर्मन का मतलब होता है लेक्चर, ये लेक्चर कब ख़त्म होता. अच्छा हुआ स्कूल का टाइम हो गया और हम अब तैयार होने के लिए चालू हो गए थे. I didn't have much appetite that day. उस दिन मुझे ज़्यादा खाना खाने का मन ही नहीं किया. If I got a scolding like this when I passed, maybe if I had failed, I would have to pay with my life. मतलब मैं पास हो गया हूँ, मैं एग्ज़ाम में पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, अगर उसके बाद मुझे इतनी डांट पड़ी है, तो अगर मैं फेल हो जाता ये तो मेरी ज़िंदगी ही मांग लेते, तो मुझे बोलते कि तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है. My brother's terrible description of studying in the 9th grade really scared me. जिस हिसाब से वो मुझे बता रहे थे कि 9th क्लास कितनी डिफ़िकल्ट होती है, मुझे बहुत डर लग गया था. I am surprised I didn't run away from school and go home. और मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि इतना डरने के बाद भी मैं स्कूल में था, मैं भाग के घर नहीं चला गया. Still, I did not miss a chance to play. I did study, but much less. तो लेकिन इसके बाद भी यार खेलना कितना अच्छा लगता था. मैंने खेलने का कोई चांस गंवाया नहीं. मैं पढ़ाई करता था लेकिन थोड़ी. Well, just enough to complete the day's work and not be disgraced in class. तो मैं सिर्फ कितनी पढ़ाई करता था कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाए ताकि क्लास में मुझे डिसग्रेसफुल फील नहीं हो, मतलब मेरी बेइज्जती ना हो. But the confidence I had gained in myself disappeared and I began to live like a thief. लेकिन मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा ख़त्म हो चुका था. अब मैं छुप छुप के खेलने जाता था, छुप छुप के कोई काम करता था, चोरों की तरह मैं काम करता था. Then it was time for the yearly exams again. Once more I passed and my brother failed. अब वापस से फाइनल एग्जाम्स आए, फिर से मैं पास हो गया और मेरा भैया फेल हो गया.
I had not done much work but somehow or the other I was in the first division. इस बार तो मैंने वाकई बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा फर्स्ट डिवीजन आया. I was astonished too. मैं भी बड़ा सरप्राइज था. My brother had just about killed himself with work. उन्होंने पढ़ पढ़ के अपने आप को मार डाला था. Memorizing every word in the course. बुक का हर एक शब्द उनने रट लिया था. Studying till 10 at night and starting again at 4 in the morning. रात को वो 10 बजे तक पढ़ाई करते थे और सुबह 4 बजे फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे. And from 6 until 9:30 before going to school. और सुबह 6 बजे से रात मतलब जो है 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले वो फिर पढ़ाई करते थे. When he had the results, he broke down and cried. जब उनके रिजल्ट आए तब वो बुरी तरह टूट गए थे और वो बहुत रोए. So did I. और उनके साथ मैं भी रोया. My pleasure in passing was cut by half. मैं पास हो गया था, लेकिन मेरा जो प्लेजर था, मेरी खुशी जो थी वो आधी हो चुकी थी. There was only one grade left between me and my brother and me. अब मेरे भाई और मेरे बीच में सिर्फ एक ही क्लास का डिफरेंस बच गया था. The evil thought crossed my mind that if he failed just once more, I would be at the same level as him. अब एक बहुत ही evil thought, एक बहुत ही गंदा सा thought मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरा भैया एक बार और फेल हो गया तो हम दोनों सेम क्लास में आ जाएंगे. Then what grounds would he have for lecturing me? फिर उनके पास कोई रीज़न ही नहीं बचेगा मुझे लेक्चर करने का. बट आई वायलेंटली रिजेक्टेड द थॉट. लेकिन जैसे वो थॉट आया मुझे खुद बुरा लगा और मैंने तुरंत उस थॉट को हटा दिया. After all, he had scolded me only with the intention of helping me. उन्होंने मुझे डांटा था, लेकिन उनका जो भाव था, उनका जो इंटेंशन था मुझे डांटने का, वो मेरे लिए ही था, मेरे प्रॉफिट में ही था. Maybe it was because of his advice that I had passed easily and with such good marks. हो सकता है उनकी एडवाइस, और हो सकता है क्या उन्हीं की एडवाइस की वजह से मैं इतने अच्छे नंबर से पास हुआ था. But now A change came over my brother. लेकिन अब अचानक से मेरे भैया में एक चेंज आ गया था. He became much gentler. वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो गए थे, अब वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे. Perhaps he felt that he no longer had the right to tell me off, or at least not as much as before. हो सकता है उन्हें लगता हो कि अब उनके पास उतने राइट ही नहीं है, मतलब उनके पास वो रीज़न ही नहीं है कि वो मुझे बोल सके अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा पढ़ाई करो, और हो सकता है इसीलिए वो थोड़े से मुझसे अलग हो गए थे. माई इंडिपेंडेंस ग्रू. और मेरी आज़ादी पूरी बढ़ चुकी थी. आई बिगेन टू टेक अनफेयर एडवांटेज टू हिज टॉलरेंस. अब मैं उनके टॉलरेंस का मतलब उनकी सहन शक्ति का अनड्यू एडवांटेज ले रहा था. आई वॉज डूइंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग. I have started to imagine that I would pass the next time whether I studied or not. अब मेरे अंदर क्या थॉट आने लग गए थे कि चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं मैं तो पास हो ही जाऊंगा. The little I used to study because of my brother ceased too. अब मेरे भाई के डांटने की वजह से मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करता था मैंने वो भी बंद कर दिया. सीज कर दिया मतलब स्टॉप कर दिया. I found a new pleasure in flying kites and I spent all my time at the sport. अब मुझे ना पतंग उड़ाने में बड़ा अलग ही मज़ा आने लगा था और मैं पूरा दिन स्कूल जाने के अलावा पूरा दिन सिर्फ पतंग उड़ाता रहता था. In preparation for a kite tournament, I busied myself in solving problems like how to apply the paste mixed up with ground glass on it to cut the others fellows kites off their strings. अब क्या हुआ, एक काइट टूर्नामेंट होने वाला था, मतलब पतंगबाजी होने वाली थी और मैंने अपने आप को पूरा उसमें बिजी कर लिया था. मेरे को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, जैसे कि जो आप मांझा बनाते हो, जो पूरा जो काइट का जो थ्रेड होता है, जो मांझा होता है, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट. उसको बनाने के लिए लोग क्या करते हैं जब काइट टूर्नामेंट्स होते हैं, वी हैव ऑल्सो डन इट. कांच होता है ना, ग्लास को तोड़ के उसको एकदम उसको मतलब चूरा बना लेते हैं, उसको एकदम थिन कर लेते हैं और उसके बाद उसमें पूरा उसको पेस्ट बना के, मतलब उसमें फेविकॉल वगैरह मिला के उसको पूरा पेस्ट बना के उसको उस मांझे में लगाते हैं. उससे क्या होता है, वो मांझा बहुत शार्प हो जाता है और कोई भी काइट जब उसके आसपास आती है तो वो उसको फटाक से काट देता है. सो ही वॉज टोटली इन टू ऑल दीज थिंग्स. वन डे फार फ्रॉम द हॉस्टल I was running along madly to grab hold of a kite. एक बार हॉस्टल से बहुत दूर एक पतंग जो है कट गई थी. अब मैं उसको ग्रैब करने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था. A whole army of boys came racing out to welcome it with long thick bamboo rods.
अब इतने सारे लड़के आ गए, सब उस पतंग को पकड़ने के लिए, बड़े बड़े रॉड्स को लेके आ गए। वो nobody cared who was in front or behind them। अब सब ऊपर देख के दौड़ रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था कि आगे कौन दौड़ रहा है, पीछे कौन दौड़ रहा है। Suddenly I collided with my brother who was probably coming back from the market। तभी क्या हुआ, मैं एकदम से किससे जाके टकरा गया, अपने भाई से, जो शायद उस वक्त मार्केट से वापस आ रहे थे। He grabbed my hand and said angrily। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत गुस्से में कहा, Aren't you ashamed of running with these ragamuffins after a 1 पैसा kite? तुम्हें शर्म नहीं आती इन ragamuffins मतलब इन सड़क छाप लोगों के साथ, इन सड़क छाप लड़कों के साथ तुम 1 पैसे की पतंग के पीछे ऐसे पागलों की तरह भाग रहे हो? Have you forgotten that you are not in a junior class anymore? क्या तुम भूल गए कि अब तुम किसी जूनियर क्लास में नहीं हो? 7 स्टैंडर्ड हो चुका है, तुम 8 स्टैंडर्ड में हो। You are in the 8th now, 1 class behind me। तुम मुझसे सिर्फ 1 क्लास पीछे हो, 8 स्टैंडर्ड में हो। You are smart, there is no doubt about that, but what use if it destroys your self respect? तुम बहुत स्मार्ट हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन इससे क्या मतलब हो जाएगा ऐसे खेलने से जहां तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दो। You must have thought I'm just a grade behind my brother, so now he doesn't have the right to say anything to me। तुम्हें लगा होगा अब तो मैं अपने भाई से सिर्फ 1 ही क्लास पीछे हूँ, तो अब उनकी कोई मतलब अब तो उनका कोई राइट ही नहीं है कि वो मुझे किसी भी तरीके से बोलें, कुछ समझाएं, डांटें। बट you're mistaken, लेकिन तुम गलत हो। I am 5 years older than you, and even if you come into my grade, you can never equal the experience I have of life and the world, even if you get an MA and a DLED or even a PhD। So अब वो ये कह रहे हैं कि सुनो, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और अगर तुम जो हो मुझसे मेरी क्लास में भी आ जाओ ना कल को, तब भी जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरा वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, वो तुम कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे। इवन इफ तुम MA कर लो, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लो, DLET मतलब डिप्लोमा इन लिटरेचर, और PhD मतलब डॉक्टरेट कर लो, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम बड़ी से बड़ी डिग्री भी ले लो, लेकिन इतना याद रखना, तुम मुझसे बड़े कभी नहीं होगे। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स। Mother never passed any grade and father probably never went beyond the 5th। जो समझदारी है वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती। हमारी जो माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई, और हमारे जो फादर हैं वो कभी भी 5th स्टैंडर्ड से आगे नहीं पढ़े। बट इवन इफ वी हैड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया की समझदारी भी आ गई ना, मदर एंड फादर वुड ऑलवेज हैव द राइट टू करेक्ट अस। फिर भी हमारे माता पिता के पास वो राइट होगा कि वो हमें सही और गलत बता पाएंगे। Maybe they don't know what kind of government they have in America or how many constellations there are in the sky। हो सकता है उन्हें नहीं पता कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है US में। हो सकता है उन्हें ये नहीं पता कि कितने कॉन्स्टलेशंस हैं, लेकिन बट देयर आर 1000 थिंग्स दे नो बेटर देन यू एंड मी। लेकिन ऐसी 1000 चीज़ें हैं जो उन्हें तुमसे और मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है। God forbid if I should fall sick today, then you would be at your wits end। भगवान ना करे, लेकिन आज अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, देन यू वुड बी एट योर विट्स एंड, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। यू वुड नॉट बी एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट सेंडिंग अ टेलीग्राम टू फादर। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम एक ही काम करोगे, फादर को टेलीग्राम भेज दोगे। बट इन योर प्लेस he would not send anybody a telegram or get upset or be worried। लेकिन अगर उन्हीं की तुम्हारी जगह वो होंगे तो वो किसी को टेलीग्राम नहीं भेजेंगे, वो बहुत परेशान या वरीड नहीं हो जाएंगे। he would find out about the disease himself and try the remedy। पहले वो खुद सोचेंगे कि इसको क्या हुआ है, क्या इसे फीवर है, क्या इसे कफ है, क्या इसको कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, और खुद अपनी तरफ से वो दवाई देने की कोशिश करेंगे। देन इफ इट डिडंट वर्क, और अगर वो दवाई काम नहीं करेगी, he would call some doctor, तब वो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। But you and I don't even know how to make our allowance last through the month। हम दोनों को तो ये भी नहीं पता है कि जो हमें पॉकेट मनी मिलती है, इसको आखिरी महीने के आखिरी तक कैसे निकालना है। Don't be so proud of almost catching up with me and being independent now। Just because तुम मुझसे एक ही क्लास अब पीछे हो, इतना ज़्यादा अहंकारी मत बनो। I will see that you don't go off track। मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सी कि तुम जो हो अपने
ट्रैक से भटको मत, मतलब जो रास्ते में तुम्हें चलना चाहिए तुम उससे इधर उधर ना भटको। इफ नीड बी ही हेल्ड अप हिज फिस्ट, आई कैन यूज दिस टू, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ऐसा मुक्का दिखाया, बोला मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, विच मेंट दैट मैं तुम्हारी पिटाई भी कर सकता हूँ। आई वॉज थरोली शेम्ड बाय हिज न्यू अप्रोच, उनके इस नए तरीके से मैं बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था। I had truly come to know my own insignificance and a new respect for my brother was born in my heart. अब मेरे अंदर जो है अपने ब्रदर के लिए एक नई रिस्पेक्ट आ गई थी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि जो मैं सोच रहा था, जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा था वो सही नहीं था। मुझे अपनी हरकतों पे शर्म आ रही थी। With tears in my eyes, I said, No, no, what you say is completely true and you have the right to say it. but नहीं नहीं भैया, आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपको अधिकार है कि आप मुझे डांट सको। My brother embraced me and said, I don't forbid you to fly kites. I like it too. But what can I do if I go off track? How will I watch out for you? मेरे भाई ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पतंग उड़ाने से, मुझे भी ये पसंद है, लेकिन अगर मैं अपने रास्ते से भटक गया तो मैं तुम्हें सही रास्ते पे कैसे लेके आ पाऊंगा। Just then, a kite that had been cut loose passed over us with its string dangling. तभी क्या हुआ, एक पतंग जो कट चुकी थी वो हमारे सर के ऊपर से गुजर रही थी और उसका जो धागा था, मांझा था, वो लटक रहा था। A crowd of boys view chasing after it. और एक जो बहुत सारे लड़के उसके पीछे आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। My brother was very tall. मेरा भाई बहुत लंबा था। He leaped. उसने एक छलांग मारी, caught hold of the string and ran at top speed towards the hostel. उन्होंने एक छलांग मारी, उसका धागा पकड़ा और हम दोनों हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। I followed running close behind him. और मैं उनके साथ जो है हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ा। And that's the end of our chapter. इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे बड़े होते हैं वो कभी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कभी कभी हमें ये भी लग सकता है कि वो बिना मतलब के वो हमें डांट रहे हैं, कभी हमें उन पे बहुत गुस्सा भी आ सकता है, कभी कभी ये भी लगता है अरे तुम हो ही क्यों, काश मैं बड़ा होता। बट द थिंग इज दैट दे लव अस विदाउट एनी मेजर, और वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं। सो इवन एंड देयर इज अ ट्रुथ इन द स्टोरी की हो सकता है आप अपने बड़ों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको लगे कि नहीं मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे बड़े ही रहेंगे, एंड वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट देम फॉर एनी रीज़न। येस, अंडरस्टूड, एंड दैट्स इट। Here we come to an end of the explanation of this chapter. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी कम डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और बहुत इजी लैंग्वेज थी इसकी। So in case you want to visit other chapters, अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है बट आपको इसका प्रीवियस चैप्टर चाहिए या आपको कोई और सब्जेक्ट देखना है, for anything you can always visit our website which is magnetbrains.com. Now what you have to do here, all you have to do is you have to click on the class that you wish to study. क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक everything is available, that too for free. So suppose you want to go to class 8 and let's say you wish to study English. Now if you will see here, यहाँ पे English, engaging English class 8 है. If you want to study NCERT, we also have that. So आप यहाँ पे क्या करोगे, then यहाँ पे हमारे पास new pathways है. So Oxford जो basically, तो if you can see we have different English की हर book हमने cover करी हुई है. So you will click on the subject you wish to study. Once you are done with that, then we have chapter wise videos. अब चैप्टर वाइज वीडियोस मतलब पूरा जो आपका सिलेबस ओवरव्यू भी है उसमें, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, उसके बाद उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है या आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, ग्रामर सोल्यूशन देखना है, everything has been listed and all you have to do is just click and your video will start. That's it. So guys, if you like the video, then please make sure that you first give me a big thumbs up, which means you like it. Subscribe to our channel so that you can get all our videos for free without any hassle bustle, and also remember that please share this with your friends so that they can also get benefited, right? Thank you so much once again. I'll see you soon in my next video. Next video में हम करने वाले हैं इस chapter के question answers.
So stay tuned with me. Take care again. Bye bye.